हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका दिल से फिर एक बार स्वागत है हमारे वास्तु फाउंडेशन कोर्स के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे और बहुत ही आनंदमय होंगे और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये वास्तु फाउंडेशन कोर्स को आप स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर फिर से बात करने वाला हूं और ये ऐसा विषय है जो मेरा ऐसा मानना है कि शायद ही कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया हो और बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होगी कि क्या वास्तु के अंदर ऐसा हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी डायरेक्शन कहां पर विराजमान है। नहीं सुना होगा आपने। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि जो डायरेक्शंस होती हैं, 8 दिशाएं और एक सेंटर, क्या इनका कोई जेंडर होता है? यस। क्या कोई डायरेक्शन मेल को रिप्रेजेंट करती है, फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, बच्चों को रिप्रेजेंट करती है? नहीं सुना होगा सर, आपने पक्के से नहीं सुना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डायरेक्शन मेल है, फीमेल है, बच्चों की है और हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट्स जो हैं वहां पर कौन सी डायरेक्शन विराजमान है और इसका क्या आगे रिलेशन बैठेगा, ये आपको बताने वाला हूं। बट सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करते हैं, जबकि ये टॉपिक मुझे वास्तु क्या होता है, व्हाट इज वास्तु, उसके अंदर बताना चाहिए था, लेकिन आज आपको बता रहा हूं। हमने बात करी आपके साथ कि वास्तु का बेसिकली मतलब क्या होता है, हाउ टू हार्मोनाइज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर। फिर मैंने बात की थी आपके साथ कि ये जो पूरी साइंस है आपको समझ से बिठाना है 5 एलिमेंट्स का और 8 डायरेक्शंस और सेंटर का, और 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर है और 8 डायरेक्शंस भी जो आज आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि 5 एलिमेंट अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो हाउ दे वर्क, एक एक करके बताता हूं सर आपको। अब अगर पूरा ब्रह्मांड इससे बना है, यूनिवर्स इससे बना है, तो 5 एलिमेंट भी हमारी बॉडी के अंदर है। कहते हैं इन्हीं 5 एलिमेंट में आदमी जन्म लेता है और इन्हीं 5 एलिमेंट में जो है वो आदमी विलीन हो जाता है। अब 5 एलिमेंट आपको रिपीट करता हूं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले जल की बात करते हैं। बॉडी के अंदर जो है वो वाटर एलिमेंट कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को, आपने भी शायद इसका एक्सपीरियंस जरूर जीवन के अंदर किया होगा, हमें लूज मोशन लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। जब वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो डिहाइड्रेशन होना, लूज मोशन आना, डायरिया हो जाना, डिसेंट्री होना, वॉमिटिंग होना एंड सो ऑन। आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट इसी प्रकार की कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें और बीमारियों का सामना करना पड़ता है व्हेन द वाटर एलिमेंट इज डिस्टर्ब्ड इनटू द बॉडी। आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बस इतना ही करता है कि आपको एक प्रॉपर मेडिसिन देता है और आपके वाटर एलिमेंट को एकदम जो है वो स्टेबलाइज कर देता है और आप ठीक हो जाते हैं। वाटर एलिमेंट के बाद हम बात करते हैं आपके साथ, चलिए, फायर एलिमेंट की। जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब बॉडी के अंदर जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा। अब बॉडी का टेम्परेचर साइंस कहती है कि इट इज ऑलमोस्ट मेंटेन्ड एज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, इट शुड बी अराउंड 98.4 डिग्री, अराउंड 98.4 डिग्री। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो या तो टेम्परेचर अप जाएगा या टेम्परेचर डाउन जाएगा। नॉर्मली जब आपका टेम्परेचर अप चला जाता है 101, 102 एंड 103 एंड सो ऑन, तो आपको क्या होता है, एकदम बुखार हो जाता है, फीवर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। क्या करते हैं आप, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं और आपके फायर एलिमेंट को स्टेबल कर देते हैं, फायर एलिमेंट ठीक हो जाता है। अब तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। पहला हमने देखा था आपके लिए वाटर, दूसरा हमने देखा आपके लिए फायर, तीसरा एयर देख लेते हैं। अब एयर का मतलब है ऑक्सीजन। एयर का मतलब है कि जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, सपोज करो आपको सांस लेने में तकलीफ है, कुछ लोगों को होती है सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, कुछ लोगों को अस्थमैटिक हो जाते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एयर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है। फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको उसी प्रकार की मेडिसिन देता है और आपके एयर एलिमेंट को स्टेबल कर देता है, आप ठीक हो जाते हैं। चौथा एलिमेंट देख लेते हैं,
फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट कहां पर है बॉडी के अंदर, आप बता नहीं पाओगे सर। आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और सोचिए 5 मिनट तक और मेरे को बताइए कि आपका अर्थ एलिमेंट कहां पर है। मोस्ट लाइकली आप नहीं बता सकते। अर्थ एलिमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी बोन्स है, दैट रिप्रेजेंट टू योर अर्थ एलिमेंट। अब बोन्स क्या करती है, जितनी भी हमारी बॉडी है उसको क्या करती है, एकदम स्टेबिलिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है हमारी बॉडी को। अब किसी लोगों को आपने देखा होगा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई या हड्डियों की प्रॉब्लम आ गई, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ गई और कितनी भी प्रॉब्लम जो हड्डियों से रिलेशन होता है, इसका मतलब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कैल्शियम देगा या जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन होगी ऑस्टियोपोरोसिस की, आर्थराइटिस की, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसकी देता, तो आप फिर कहते हैं धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो अर्थ एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके बोन सिस्टम को। 4 एलिमेंट बताए मैंने, 5th एलिमेंट यानी कि आपका स्काई। अब स्काई जो एलिमेंट है वो है आपका सेंटर। अब ये जो हमारा सेंटर है बॉडी का, दिस इज अवर सेंटर सिस्टम। अब सेंटर के अंदर बहुत चीजें आ सकती हैं, पेट, स्टमक, लीवर, सो मेनी थिंग्स। इसका मतलब अगर पेट में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो लिवर से रिलेशन रखती है या पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई, कॉलिन की प्रॉब्लम हो गई, इक्वलाई की प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई, लिवर की प्रॉब्लम हो गई, ये जितनी प्रॉब्लम है ये कहां से उठ के आती है, आपके स्काई एलिमेंट से। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, आपके स्काई एलिमेंट को स्टेबल कर देता है और आप ठीक हो जाते हैं। बट दुख की बात क्या है, अनफॉर्चुनेट क्या है, अनफॉर्चुनेट ये है कि यही एलिमेंट जब हमारे घर के अंदर डिस्टर्ब होते हैं, हमारी बॉडी तो डिस्टर्ब होगी होगी, लेकिन जब घर के अंदर डिस्टर्ब होते हैं हम कभी नहीं पहचान पाते और वो चीख चीख के कहते हैं कि भैया मैं डिस्टर्ब हो गया। आप क्या करते हैं, बेसिकली वाटर की जगह पे फायर रख देते हैं, फायर की जगह पे अर्थ रख देते हैं, अर्थ की जगह पे एयर रख देते हैं, तो सारा सिस्टम आपका जो है बॉडी का खराब हो जाता है। और आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो आपकी हेल्थ से हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से हो, चाहे आपके थॉट सिस्टम से हो, चाहे आपके मनी से हो, चाहे करियर से हो, हर डायरेक्शन में ये कुछ ना कुछ विराजमान है, जो कि अगले टॉपिक में आपके साथ बात करूंगा। द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम माय डियर फ्रेंड्स, यही दिशाएं हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स को अगर आप प्रॉपर रखेंगे, ना कि सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि आपकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। अब बताता हूं कि ये जो दिशाएं हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, इसके अंदर कौन सा इसका जेंडर है और कौन सी डायरेक्शन में कौन सा आपका बॉडी पार्ट है। चलिए बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की, उनके जेंडर की, और साथ साथ आपको बताता हूं उनके बॉडी पार्ट्स की। एक एक करके चलते हैं। यह है हमारा टॉपिक, जेंडर, एंड डायरेक्शंस एंड बॉडी पार्ट्स। चलिए फिर मैं आपको वही ग्राफ बनाता हूं 9 ब्लॉक्स का, और उसी के अंदर बताऊंगा आपको कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा जेंडर है, यानी कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, और आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूरब, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। मुझे पता है कि कुछ लोग थोड़ा सा समझते होंगे कि यार हिंदी का भी इस्तेमाल किया करो, इसलिए मैं हिंदी का भी इस्तेमाल साथ साथ करता हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले एक एक डायरेक्शन की। नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ दिशा का सबसे पहले जेंडर देख लेते हैं सर। नॉर्थ दिशा का जेंडर है मेल, यानी कि नॉर्थ दिशा किसको रिप्रेजेंट करती है, मेल को रिप्रेजेंट करती है। बॉडी का कौन सा पार्ट है वो बता देता हूं, शोल्डर, यानी कि जो हमारे कंधे हैं, यहां पर कौन सी डायरेक्शन विराजमान है, आपकी नॉर्थ की दिशा। पहले लिखाता हूं फिर आपको इसका रिलेशन भी बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, इसका सबसे पहले हम लोग जेंडर देखते हैं। नॉर्थ दिशा का जो जेंडर है
वो है मेल, प्लस यहां पर किड्स भी हैं। किड्स के अंदर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, बट मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा तजर्बा कहता है कि किड्स में पहले मेल और देन फीमेल, लार्जली मेल किड्स को ये ज्यादा डायरेक्शन जो है वो प्रभावित करती है, बट फीमेल भी यहां पर हो सकती है, मेल एंड किड्स। अब यहां पर बॉडी का कौन सा पार्ट है? यहां पर बॉडी का पार्ट है आपका हेड। ईस्ट की दिशा की बात करते हैं। ईस्ट की जो दिशा है, यहां सबसे पहले बात करते हैं उसके जेंडर की। यहां पर है मेल प्लस किड्स। अब किड्स के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। अब मेल है और किड्स है, फिर यहां पर बॉडी का कौन सा पार्ट है? यहां पर है आपकी चेस्ट, यानी कि आपकी छाती। ये कहां से आई है अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा आपके साथ, साइंटिफिक बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्शन में ये जो बॉडी के पार्ट है कहां से निकल के आए हैं। ये पहले लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं, और इसकी क्या रेलिवेंस होने वाली है ये भी आपको बताऊंगा। अब साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल को। अब फीमेल के अंदर भी दो तरह की हो सकती है, एक यंग और एक एल्डर। सास भी कभी बहू थी। अब यहां पर सास है कि बहू है? यहां पर हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है सास भी हो सकती है और बहू भी हो सकती है, बट हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है दिस इज ए डायरेक्शन विच लार्जली रिप्रेजेंट टू द एल्डर फीमेल। लार्जली एल्डर फीमेल यानी कि बहू, यानी कि सास। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा फीमेल डायरेक्शन है, बट यहां पर याद रखें साथ साथ ऐसी ऑब्जर्वेशन कहती है जो कि मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाई, मेरे टीचर ने मुझे सिखाई, और खुद का जीवन का अनुभव कहता है कि एक और चीज है यहां पर। यह डायरेक्शन है आपके लिए मिडिल एज सन। यानी कि मिडिल एज सन का मतलब है कि घर के अंदर जो पुत्र हैं, जो मेल हैं, जिनका एक अगर हम बात करें उनकी एज की, लगभग अनुमानित 25 साल से लेकर 40 या 45 साल तक, ये जो मेल ग्रुप होगा इसको रिप्रेजेंट करती है आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। फीमेल भी है, एल्डर फीमेल है, और साथ में मिडिल एज सन, एक से ज्यादा होंगे तो सारे के सारे कहां पर स्थापित होंगे? आपके साउथ ईस्ट के अंदर। रेलेवेंस भी बताऊंगा, डोंट वरी। और ये दिशा हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करती है? राइट हैंड को, यानी कि राइट हैंड को ये हमारे रिप्रेजेंट करती है। साउथ की बात करते हैं। साउथ की दिशा है मेल की। अब मेल के अंदर हम पर्टिकुलर होने वाले हैं। मेल कौन सा? हेड ऑफ द फैमिली। बताता हूं हेड ऑफ द फैमिली से मतलब क्या है। मेल, और पर्टिकुलरली मेल कौन सा? हेड ऑफ द फैमिली। अब यहां पर अगर हम बॉडी पार्ट की बात करेंगे, ये आपको रिप्रेजेंट करती है आपके बॉडी के पार्ट को, हिप्स को रिप्रेजेंट करती है सर। यस, इट रिप्रेजेंट्स योर हिप्स। अब हेड ऑफ द फैमिली की बात करते हैं। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? मैं अपना पक्ष भी रखता हूं और आपका एक जनरल पक्ष रखता हूं। हेड ऑफ द फैमिली दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, जो भी बड़े बुजुर्ग मेल हैं वो भी हमारे एल्डर हेड ऑफ द फैमिली। बट इसके साथ साथ सपोज कीजिए घर के अंदर 40 साल का इंसान है, 40 साल का पुत्र है, और उसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है मेल के ऊपर, देन ही इज द प्रेफरेबली मेल हेड ऑफ द फैमिली। अगर पिताजी के ऊपर भी इकोनॉमी टिकी है, पुत्र के ऊपर भी इकोनॉमी टिकी है, देन आई विल से नंबर 1 हेड ऑफ द फैमिली इज द फादर एंड नंबर 2 द सेकंड हेड ऑफ द फैमिली इज द सन। बट लार्जली जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी है उसको भी हम लोग हेड ऑफ द फैमिली मान सकते हैं। और डायरेक्शन जो ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी के पार्ट को, वो है हमारे कूल्हे यानी कि हिप्स। साउथ वेस्ट की बात करते हैं। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मेल की डायरेक्शन है सर। कौन सा मेल? फिर वही हेड ऑफ द फैमिली। अभी मैंने बताया कि हेड ऑफ द फैमिली किसको बोलते हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है?
लेग्स को, यानी कि हमारी टांगों को रिप्रेजेंट करती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। आगे चलता हूं, वेस्ट, लिखना भूल गया था, ओके, वेस्ट की बात करते हैं। जब वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट की डायरेक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल को। अब सवाल पैदा होगा, यंग या एल्डर, सास या बहू, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है यंग को, यानी कि जो यंग लेडीज है वो मैरिड भी हो सकती हैं, अनमैरिड भी हो सकती हैं, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। तो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है लार्जली, हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है कि यंग फीमेल। अब बॉडी का कौन सा पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बैक को, यानी कि जितनी भी हमारा बैक का पोर्शन है, रीढ़ की हड्डी है सर, उसको रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन का जो जेंडर है वो है फीमेल। अब फीमेल में कौन सी, अगेन दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ यंग फीमेल। और हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट है, यानी कि बाएं हाथ को हमारे रिप्रेजेंट करती है। जब मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, यंग फीमेल की सपोज कीजिए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के अंदर एल्डर भी हो सकती है, बट ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि हमने सेग्रीगेट कर दिया कि साउथ ईस्ट में अगर फीमेल है तो लार्जली प्रभावित करेगी एल्डर को, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फीमेल को प्रभावित करेगी लार्जली ये यंग को। हालांकि इंटरचेंज भी हो सकता है, बट ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसे ही हमारी चलती है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन का मामला है। आगे चलता हूं, सेंटर की जो डायरेक्शन है सर, ये रिप्रेजेंट करती है मेल को। कोई भी मेल हो सकता है, बट ये भी हमारा लार्जली हेड ऑफ द फैमिली को। अब मजेदार बात आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए सर, अब डायरेक्शन है हमारे पास, उसका हमारा बॉडी पार्ट हमें समझ आ रहा है और उसका हमें जेंडर समझ आ रहा है। कुछ आपको रिलेशन बिठाने की मैं कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए आपके घर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी ईस्ट की डायरेक्शन को लेते हैं। चलिए, अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं, सपोज कीजिए ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर कोई आपका डिफेक्ट आ गया। अब आप पूछोगे ये डिफेक्ट कौन सा आ गया? डिफेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं सर, जो कि हम आने वाले जो हमारे कोर्स होंगे, जो प्रोफेशनल कोर्स होगा, उसके अंदर मैं बात करूंगा कि क्या डिफेक्ट होते हैं, बट लार्जली कुछ कुछ डिफेक्ट आपको बताता हूं। मान लीजिए ईस्ट के अंदर आपका डिफेक्ट आ गया, सपोज कीजिए आपकी स्टेयर केस आ गया है, मान लीजिए, राइट। स्टेयर केस ईस्ट में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, जो कि हम स्टेयर केस का जो टॉपिक आएगा बात करेंगे आपके साथ। सपोज कीजिए स्टेयर केस का आपका जो है वो दिक्कत आ गई, स्टेयर केस जो है आपका वो ईस्ट के अंदर आ गया है। अब जब स्टेयर केस डिफेक्ट है ईस्ट के अंदर, तो कौन प्रभावित होगा? देख लीजिए यहां पर, मेल प्रभावित होगा, बच्चे प्रभावित होंगे, उसके बाद चेस्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। ईस्ट के अंदर अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है कोई डिफेक्ट की, तो चेस्ट में प्रॉब्लम आने का मतलब क्या हो गया कि चेस्ट से रिलेशन, यानी कि हार्ट से रिलेशन। चेस्ट के अंदर जितनी भी बीमारी, आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट लार्जली अगर ईस्ट के अंदर डिफेक्ट आएगा आपके घर के अंदर, जो कि मैंने बोला स्टेयर इज वन ऑफ देम, देयर कैन बी मल्टीपल डिफेक्ट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ द स्टेयर केस। इसका मतलब स्टेयर केस, यहां कोई घर के अंदर डिफेक्ट आता है ईस्ट की दिशा के अंदर, सबसे पहले मेल प्रभावित होगा, बच्चे प्रभावित होंगे, और हृदय यानी कि हार्ट से कहीं ना कहीं रिलेशन जुड़ेगा, और हृदय संबंधी आपको बीमारी यहां पर आ सकती है। सारी डायरेक्शन का यही हाल है सर। नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट आ जाता है। अब कई प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं। सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में आपकी स्टेयर केस आ गई, सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन आ गई, एंड सो ऑन। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? मेल। प्रभावित कौन होंगे? किड्स। और उसके अंदर कौन प्रभावित होगा? बॉडी का पार्ट आपका हेड। इसका मतलब हेड से रिलेशन जुड़ेगा। जैसे कैंसर हो जाता है, कई बार ट्यूमर हो जाता है लोगों को, या कहीं ना कहीं हेडेक की प्रॉब्लम, आपकी बीमारियां जो है वो सारी मेंटल प्रॉब्लम हो जानी, डिस्टर्ब हो जाना मेंटली, नींद का ना आना, या कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो जाना, अर्थात जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी कहां से मिल सकती है आपको? नॉर्थ ईस्ट से, एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर आपके घर के अंदर दिशा का एलिमेंट गलत होगा, तो आपकी दिशा जब प्रभावित होगी तो किसको प्रभावित करेगी और कौन से बॉडी पार्ट को प्रभावित करेगी, यहां से उसका रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको समझ आ रहा होगा सर
हम बातें करते हैं किचन कहां होनी चाहिए, टॉयलेट कहां होना चाहिए। अरे इसमें कौन सा सीक्रेट है, 10 20 50 रुपए की किताब खरीद के पढ़ लेना, गूगल देवता से पूछ लेना, बट नहीं पता चलेगा आपको कभी भी कि यहां पर उसका रिलेशन कैसे जुड़ेगा। राइट? तो ये चीजें आपको मैं सिखाने की कोशिश करूं कि जब आप बेसिक सीख लेंगे तो आज के बाद जब आपको एनर्जी का न पता चलेगा, एनर्जी की साइंस का पता चलेगा, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन पता चलेंगे, तो जीवन के अंदर जब आप दिशा को समझेंगे तो दशा को बदलना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और यही मेरा प्रयास है इस वास्तु फाउंडेशन कोर्स का। अब ये बॉडी के पार्ट्स जो है यहां पर क्यों चले आए, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। सच्ची है झूठी मुझे पता नहीं सर, बट शास्त्रों की अगर बात करूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल वहां पर सत्य ही लिखा हुआ है, वहां पर झूठ तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव का एक राक्षस था अंधक, उसके साथ उनका युद्ध हुआ जो कई सालों तक चला। भगवान शिव ने उसका वध किया और भगवान शिव उसका वध करने के बाद बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा उनकी बॉडी से पसीना चू रहा था और वो वापस कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो इतना पसीना जो उनका चू रहा था उसकी एक एक बूंद जब जमीन पे गिरी तो वो इकट्ठी हो गई और उस जो पसीने की बूंदें इकट्ठी हुई वहां से एक राक्षस की उत्पत्ति हो गई। उस राक्षस ने बहुत ज्यादा तपस्या की और भगवान शिव को अपना आराध्य मांगा और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव वैसे ही भोले विराजमान हुए, पूछे बोल क्या चाहिए, क्या वरदान है। तो उसने वरदान बड़ा अद्भुत मांग लिया। उसने वरदान मांगा कि हे भगवान, हे भोले शिव, मुझे वरदान दो कि इस पृथ्वी के ऊपर जिसको चाहूं मैं अपना आहार बना सकूं। भगवान शिव तो समझ ही नहीं पाए, भोले थे। उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो ठहरा राक्षस। उसने क्या किया, देवताओं को खाना शुरू किया। पृथ्वी इम्बैलेंस होनी शुरू हो गई। पता चला ये कौन है, सब देवता इकट्ठे हुए। पता चले कि इस तरह से भगवान शिव ने इसको वरदान दिया है और ये देवताओं को अपना आहार बना रहा है। और सब जितने भी देवता थे सब इकट्ठे हो गए, भगवान शिव के पास गए। उनको पूछा भगवान शिव ये क्या आपने वरदान दे दिया, ये तो पूरे देवताओं को खा जाएगा और पृथ्वी का नाश कर देगा। अब भगवान शिव ने कहा भैया मैं तो इसको वरदान दे चुका, वरदान तो मैं वापस ले नहीं सकता, आप करें क्या। तो उन्होंने जो तरकीब सुझाई वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा सबसे पहले क्या कीजिए, इस राक्षस को आप रस्सों के साथ बांध के पहले तो जमीन पे गिरा दीजिए। सारे देवताओं ने उसको बांधा और जमीन के ऊपर औंधे मुंह गिरा दिया 45 डिग्री के ऊपर। अब बोलिए क्या करना है। अब भगवान शिव ने कहा कि वरदान तो वापस नहीं हो सकता, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट कर देता हूं, यानी कि इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम आज से वास्तु पुरुष रखा जाएगा। भगवान विश्वकर्मा जी को बोला कि आप इसके ऊपर शास्त्र लिखेंगे। भगवान विश्वकर्मा जो है वास्तु शास्त्र के रचिता है, तो भगवान विश्वकर्मा को बोला कि आप इसके ऊपर शास्त्र लिखेंगे जिसका नाम होगा वास्तु शास्त्र। इसका नाम रखा जाएगा वास्तु पुरुष। हर घर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर इसका निवास होगा और जो भी वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपना घर नहीं बनाएगा सिर्फ और सिर्फ ये उसको ही अपना आहार बनाएगा और इसका नाम रखा गया वास्तु पुरुष। कहते हैं वास्तु पुरुष आज भी हर घर के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर विराजमान है सर, और उसी के नियमों का जब हम पालन नहीं करते हैं तो उन्हीं को आहार बनाता है, बाकी किसी को नहीं बनाता, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है सर। और जब उसको जमीन के ऊपर गिराया गया था तो जो उसकी बॉडी के पार्ट जो सी डायरेक्शन में गिरे थे उसी के अनुसार यह धारणा बनाई गई है कि जहां जहां पर उसके बॉडी के पार्ट गिरे थे वही सेम पार्ट आज भी हमारी डायरेक्शन को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। और वास्तु पुरुष की अगर आप 3D पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, टांगे साउथ वेस्ट में है। लेफ्ट हैंड में नॉर्थ वेस्ट है और राइट हैंड उसका गिरा था साउथ ईस्ट के अंदर। सेंटर में उसकी नाभि है, ईस्ट में उसकी चेस्ट है और वेस्ट में उसकी बैक है। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन वहां से निकल के आपके लिए आई है। तो ये है उसकी रेलेवेंस। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक बहुत ही रोचक लग रहा होगा। याद रखें बहुत इजी है, बहुत साधारण है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसको सीख सकता है। और आपके मन में जो आता है ना कि मैं टॉयलेट, किचन, बेडरूम, पूजा घर ये जल्दी जल्दी सीख लूं, आप सीख जाओगे सर, बहुत बड़ी कला नहीं है, बट वो कच्ची होगी कला। उसके पीछे जब तक लॉजिक नहीं होगा आप सामना नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तु बेसिकली बना कहां से और उसकी क्या रिलेशन है। अगर आप ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से सीख लेंगे तो आने वाले दिनों में जो आपको मैं रिलेशन बिठा के दिखाऊंगा कि टॉयलेट वहां पर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए साउथ में, किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, बेडरूम साउथ वेस्ट में क्यों होना चाहिए, जब वो आप लॉजिक समझ लोगे सर तो जीवन के अंदर आपको समझ आएगा कि वास्तु का रोल क्या होता है और कैसे ये प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर।
आज के लिए इतना ही सर, राइट। तो अगले वीडियो में आपके साथ, अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आपके साथ बात करूंगा कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये हमें क्या देते हैं, यानी कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डायरेक्शंस और व्हाट इज द हिडन ट्रेयर ऑफ द डायरेक्शंस। ये अगले टॉपिक में आपके साथ मैं बात करूंगा। Thank you very much for listening me too patiently. Stay tuned and see you into my next lecture. Thank you very much. Bye bye.